हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार मैं अपने चैनल कोड से में स्वागत करता हूं। तो चलो बढ़ते हैं आज के मुद्दे पे। आज जिस जजमेंट के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं वो जुड़ा है स्टैम्प ड्यूटी से। जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर्ड किया जाता है उसके ऊपर एक स्टैम्प ड्यूटी लेवी होती है या कि स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जो कि इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है या डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी पे की है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अगर फ्यूचर में कभी अगर लिटिगेशन में लाना पड़े तो क्या वो डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एडमिसिबल होगा, और अगर होगा तो किन परिस्थितियों में होगा, ये इशू है। मसला कर्नाटका से जुड़ा है। कर्नाटका स्टैम्प एक्ट 1957, इसके तहत ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक आया। बेसिकली अगर मैं नटशेल में बात करूं, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा जो इंटर से पार्टीज़ के बीच का था। कर्नाटका में एक प्रोसीडिंग के तहत मैंडेटरी इंजंक्शन सूट के अंदर एक डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हुआ जिसे या तो एडमिट करना चाहिए या उसे नहीं एडमिट करना चाहिए। एडमिट नहीं करने की पीछे की वजह ये थी कि भाई वो डिफिशिएंटली स्टैम्प था या जो स्टैम्प ड्यूटी जो पे होनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो कम थी। तो अगर इस परिस्थिति में जिस पे भी अगर स्टैम्प ड्यूटी कम पे की है तो क्या वो सिविल लिटिगेशन में या किसी भी लिटिगेशन में उसे एडमिसिबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर एडमिसिबल किया जा सकता है तो किन परिस्थितियों में। तो ये सेम आइडेंटिकल सिचुएशन कर्नाटका में वहाँ के ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का ये लिटिगेशन ट्रैवल हुआ, जिसमें ये मामला जो है वो जिक्र में लाया गया। और फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक फाइंडिंग दी है कि अगर इंस्ट्रूमेंट डिफिशिएंटली स्टैम्प्ड है या इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो उसे किस तरीके से या किन प्रावधान को कंप्लाई करते हुए या किन प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए उसे एडमिसिबल बनाया जा सकता है या एविडेंस में एडमिट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो है वो इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट, इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट को मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एविडेंस में एडमिट नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंप्लायंस के बाद। अगर वो कंप्लायंस अपने आप में नहीं होते हैं तो उन इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट को एडमिट नहीं किया जा सकता। उसे कंसर्न जो अथॉरिटी है यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प्स या जो भी रेवेन्यू कलेक्टिंग स्टेक होल्डर अथॉरिटी होती, हर जगह पे उसका नॉमेनक्लेचर अलग हो सकता है, वो उसे इम्पाउंड कर सकती है। जैसे कि सब रजिस्ट्रार या आईजीआर ऑफिस, कई जगहों पे इसे डिप्यूटी कमिश्नर या डिप्यूटी रजिस्ट्रार करके कहा जाता है। नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो डिफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, अगर वो डिफिशिएंटली स्टैम्प है तो उसे इम्पाउंड किया जा सकता है। और अगर उसे एडमिट करना है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में तो उसकी एक कंप्लायंस है, यानी एडमिट यानी कि एविडेंस के तौर पे उसे एडमिट किया जा सकता है या नहीं। तो ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 33 जो प्रोवाइड करता है impounding of instruments that are insufficiently or improperly stamped, preventing parties from withdrawing such document once they are notified about the requirement to pay proper stamp duty and penalties. अब party relying on such instrument which is insufficiently stamped, उनके पास choice होगा to pay the required duty and penalty directly under section 34 and apply under section 39 to the concerned district registrar, deputy commissioner to determine and collect the deficient stamp duty and penalty. After payment, the impounded instrument is released and can be used as evidence.
यहाँ पे मैं जो प्रोविज़न की बात कर रहा हूँ वो कर्नाटका स्टैम्प एक्ट 1957 की बात कर रहा हूँ। और ये स्टैम्प एक्ट से जो जितने भी प्रोविजंस हैं हर स्टेट के अपने अलग अलग है, लेकिन मोर और लेस जो है इसी पैरामीटर्स पे आपको उसमें भी रिलेवेंट सेक्शन मिलेंगे। अब इस परिस्थिति में अगर डेफिशिएंट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट है तो उसे सेक्शन 34 के अंदर आप जो भी रिक्विजिट ड्यूटी और पेनल्टी है उसे आप पे करो, और अप्लाई करना पड़ेगा आपको सेक्शन 39 के तहत टू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और डिप्टी कमिश्नर टू डिटरमाइन कलेक्ट द डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी एंड पेनल्टी। और जब वो एप्लीकेशन के बाद में जो भी डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी है विथ पेनल्टी जो भी कंप्यूट की गई है और आपने वो पे कर दी या अदा कर दी, फिर वो डॉक्यूमेंट जो है रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि पहले वो इम्पाउंड होगा और डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी होने की वजह से फिर आप जो भी डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी है उसे पे करने का विथ पेनल्टी का अर्जी करोगे और फिर वो अर्जी कंप्यूट होगी, और जब आप वो पे करोगे तो जो इम्पाउंडेड इंस्ट्रूमेंट है वो रिलीज़ किया जाएगा, जिसके तहत वो आपको एविडेंस में यानी कि किसी भी लिटिगेशन प्रोसीडिंग में आप उसे एज एन एविडेंस ला सकते हो और वो एडमिट किया जा सकता है। इफ द पार्टी चोजेस टू सेंड द इंस्ट्रूमेंट टू द Deputy Commissioner to collect the deficient stamp duty and penalty, the court has no option, ये important है, the court has no option but to send the document to the Deputy Commissioner. However, this choice must be made by the party before the court invokes section 34. Section 34 जो ड्यूटी और पेनल्टी की बात करता है वो, और सेक्शन 33 कर्नाटका स्टैम्प एक्ट में इम्पाउंडिंग की बात करता है। Section 34 bars the use of insufficiently stamped instrument in evidence until the deficient stamp duty and penalty are paid. The authority collecting the deficit has no discretion but to levy a penalty of 10 times of the deficit. उनको डिस्क्रिशन नहीं है बट वो मैंडेट है कि आपको 10 टाइम्स पेनल्टी लेवी ही करना पड़ेगा। और सेक्शन 35 प्रोवाइड्स दैट वंस एन इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट इज एडमिटेड इनटू एविडेंस अंडर सेक्शन 34 इट्स एडमिशन कैन नॉट बी चैलेंज। यानी कि जब आप डेफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं विथ वॉट एवर ड्यूटी इज लेविड एज पर सेक्शन 34, तो वो कंप्लायंस के बाद में अगर डॉक्यूमेंट एडमिट होता है, जो कि एडमिट करना ही पड़ेगा, फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि वो डॉक्यूमेंट को फाइनली एडमिट ही करना पड़ेगा एंड इट रिमेन्स अनचैलेंज। द इंस्ट्रूमेंट कैन नेवर बी चैलेंज दैट इट वाज रॉन्गली एडमिटेड और इट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड। After the deficit duty and penalty are paid, the court has to forward it to the Deputy Commissioner or Registrar. If the case does not fall under section 34 or 36, the impounding authority must send the original document to the Deputy Commissioner. Once a party complies by paying the required stamp duty and penalty under section 34 or 39, legal objections related to insufficient stamping under section 33 is removed, allowing the document to be admitted in evidence without further objections under the Stamped Act. जैसे मैंने पहले कहा कि एक बार अगर वो एम्बिग्यूटी जो है इनसफिशिएंटली स्टैम्प ड्यूटी की अगर वो क्लियर हो जाती है विथ वॉट एवर पेनल्टी इम्पोज्ड एज पर द लॉ, देयर इज़ नो डिस्क्रेशन, तब आप वो डॉक्यूमेंट एडमिट होता है और उस पर कोई फर्दर ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता। वो एक सेटल लॉ है और सेटल प्रोविजन है, इस पर कोई इफ्स और बट्स नहीं है। अंडर सेक्शन 39 द डिप्टी कमिश्नर और द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैम्पिंग इम्पाउंडेड इंस्ट्रूमेंट एंड हैज डिस्क्रेशन in levying penalties which can extend up to 10 times the deficient duty, but only in extreme cases. After fulfilling all requirements including payment of duty and penalties, the document complies with the Act's requirement. The scheme allows a party to directly approach the district registrar, pay the duty and penalty and present the document to the court, removing objection under section 33 or 34. यानी कि सम एंड सब्सटेंस कि भैया अगर आपका डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट फॉर सेल है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत
ये मैंडेट है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस पर जो भी अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी अंडर द रिलेवेंट स्टैम्प एक्ट, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, जैसे महाराष्ट्र में है या बॉम्बे में है तो बॉम्बे स्टैम्प एक्ट होगा, कर्नाटका का कर्नाटका स्टैम्प एक्ट होगा, दिल्ली का दिल्ली स्टैम्प एक्ट होगा। तो जो भी स्टैम्प एक्ट है पर्टिकुलर रीजन के या स्टेट के, उस स्टैम्प एक्ट के तहत जो भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्टर्ड करवाना है, उसके ऊपर जो भी अप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी लेवी की जाती है, अगर वो डिफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है तो उसे, अगर फ्यूचर में उससे लिटिगेशन में आने के बाद उसे क्या एडमिट किया जाए या ना किया जाए, और अगर एडमिट किया जाए तो किन परिस्थितियों में किया जाए, ये इसका आंसर है। आंसर सिंपल है और क्लियर है कि उसे एडमिट किया जा सकता है, लेकिन ये चॉइस होगा, वो जिसका वो डॉक्यूमेंट होगा, जिस पार्टी का वो डॉक्यूमेंट होगा, उसे क्लियरली चूज़ करना पड़ेगा। और अगर वो चूज़ करता है तो उसे कॉन्सिक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जो भी डिफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी है विथ वॉट एवर अप्लीकेबल पेनल्टी जो भी उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी वो उसे देना पड़ेगा। इसके लिए उसे उस पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा जो ये कंप्यूट करेगी, फिर उसे वो पेनल्टी के साथ में डिफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट को एडमिट किया जा सकता है। तो ये जजमेंट है और डिटेल में इसे डील किया गया है। मैं उस डिटेल की डीलिंग में नहीं जाना चाहूँगा। सीतारामा शेट्टी वर्सेस मोनाप्पा शेट्टी ये पार्टीज़ का नाम है जिसके तहत ये एडजुडिकेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भाटी का। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको कोई जानकारी दे दूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पॉर्टेंट लीगल जजमेंट या लीगल प्रोविज़न या लीगल मसले को लेकर। तब तक के लिए आप सभी से विदा। और आप सभी को ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है, आप मुझसे जुड़े रहें और मेरे साथ जो भी आप लोगों का संबंध है वो बनाए रहें और इसे कैरी ऑन किया जाए ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं और बेहतरीन सब्जेक्ट को आपके सामने ला सकूं। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं फिर एक बार आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलने के वादे के साथ मैं साइन अप करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।